बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और हमने देखा है कि मौसम तो खासा बदल रहा है, गर्मी में इजाफा हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में बारिशों की नवीद तो सुनाई जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मौसम कुछ खासे पॉलिटिक्स में भी तब्दील हो गए हैं। जी, नवीद तो वहाँ भी, नवीद क्या कहें, कोई खबर सुनाई जाती है और फिर वो हो नहीं पाती और फिर वो मुलतवी हो जाती है। जी हाँ, हम कल पीडीएम की बड़ी बैठक के बाद जो डिसीजंस हुए उनकी बात कर रहे हैं कि मार्च में अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मुलतवी कर दिया गया है। लेट्स सी ऊंट किस करवट बैठेगा। ये वही बात जो कल हम कर रहे थे, परसों हम कर रहे थे। और पीडीएम की अपनी ही इन तमाम इस तरह की पॉलिसीज और इस तरह के डिसीजंस के बाद गवर्नमेंट को मौका मिलता है और फिर लोग भी ये कहते हैं कि पीडीएम टूट गई, पीडीएम में दरार पड़ गई। तो ये जो बाद में आकर क्लियर करते हैं उसको, आपकी इन्हीं तमाम चीजों की वजह से ये बात ना सिर्फ पनपती है बल्कि इसके ऊपर बात होना शुरू। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी मुख्तसर सी बात की मौलाना फजल रहमान से, तो उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन थे उससे जाहिर हो रहा था कि खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। मरीम नवाज साहिबा और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे कल वहाँ पर फिजिकली। और वीडियो लिंक से खिताब किया था जरदारी साहब ने और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने। तो सबसे अहम जो बात कल देखी गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी मुतालबा किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस्तीफे आखिरी हरबा होते हैं, उनको पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात जो है वो मुसलसल पहले भी सामने आ रही थी और कल के इजलास में भी खुलकर सामने आ गई कि अगर हमें तब्दीली लानी है और हमें चेंज लाना है, बड़ा मतलब ऐवान में तब्दीली लानी है तो ऐवान में रहकर लड़ना होगा या फिर हमें एक साथ जेलों में भी जाना होगा। ये जरदारी साहब ने कहा और मियां साहब से ये कहा। बहरहाल जी, मार्च तो नहीं होने जा रहा, लेकिन होने क्या जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। जी, थैंक यू जी, थैंक यू नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चुगताई साहब, अब कल की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड पे देखी और जो उससे पहले मीटिंग हुई पीडीएम की, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हुई कि जो कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं। जरदारी साहब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस्तीफे नहीं देंगे। तो फिर इनकार दो तो हो चुके हैं, तो बड़ा इनकार पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च का भी हो गया। अब क्या सूरत देखते हैं आप, वजह क्या हुई है ऐसी खास? एक कल 3-4 मंजर ऐसे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्से में बिल्कुल बिफर के तन होकर वॉकआउट कर जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उसके साथ अगर गौर करें आप तो कुछ लोग और भी जो इशारे कर रहे हैं, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो मौलाना शाह अहमद वानी के साहबजादे, वो भी मतलब तय था पहले से ये कि मौलाना ये करेंगे, और इसका पता मरियम को नहीं था ना गिलानी साहब को पता था। वो बड़े कहते हैं वो सरप्राइज, वो टेकिंग फॉर सरप्राइज। और आवाज़ भी दी मरियम ने कि आप सवाल तो ले लें, लेकिन वो पैर पटकते हुए चले गए। एक मुनासिब अंदाज था उनका। वो बड़े सियासतदान हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे हैं। मुफ्ती महमूद ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, कभी दरवाजे बंद नहीं किए। भुट्टो साहब से उनके मुज़ाकरात होते थे। तो इस तरह की जो बात थी वो मुनासिब नहीं लगी, लेकिन संभाल लिया। और एक अच्छी बात ये हुई कि मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभाला। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक लेडी खैर मेरा मसला नहीं है, मर्द या औरत मेरा मसला नहीं, पॉलिटिशियन ने, एक यंग पॉलिटिशियन ने उस सूरत को बिगड़ने से बचाया जो ख़राब हो सकती थी और बहुत मजाक हो सकता था। फिर दूसरा मैंने देखा कि मरियम ने बहुत ही स्ट्रांगली जुमला कहा, और जुमला थोड़ा ताकतवर है कि मैं नवाज शरीफ की नुमाइंदा हूँ, जिसको भी बात करनी है मुझसे बात करनी। मतलब ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में अगर मुस्लिम लीग नून की कोई लीडरशिप है तो वो मरियम के पास है और कोई नहीं है जी। इसका मतलब बहुत से मतलब इसके और भी हो सकते हैं। फिर तीसरी बात ये कि आसिफ जरदारी साहब की भड़ास कल निकाली है अपनी, जो दबाए बैठे थे ना बरसों से, वो भड़ास निकाली है। और एक अच्छी बात ये, उन्होंने माजरत भी कर ली उसके बाद। जब उन्होंने कहा मैं हर्ट हुई हूँ तो उन्होंने माजरत भी कर ली, और फिर वो कि मैं बख्तावर हूँ, मैं आसफा हूँ, उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी हो वगैरह वगैरह, एक अच्छा हो गया। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि बहुत कुछ 3-4 रोज में हुआ है जो इस हफ्ते नहीं हुआ था, गुज़श्ता 3-4 रोज में हुआ है। देखिए, एक बात तय थी कि पहले जलसे जुलूस होंगे जो पूरे नहीं हुए, आधे हुए, आधे हुए, बिल्कुल ठीक। मौलाना मुलतवी करते गए, आधे हुए। जो पेशावर का और लाहौर का जलसा
नाकाम रहा, ठीक है, कुछ जलसे हुए नहीं। उसके बाद था प्रोग्राम लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, अभी बताते हैं। उसके बाद धरने का प्रोग्राम था, उसके बाद था कि आखिरी स्टेज पे जाकर हम इस्तीफे देंगे। ये तरतीब क्यों बदली गई? ये तरतीब बदली कैसे, किसने बदली? कीजिए आज इस्तीफों का फैसला करें बस। और इसे एक रोज पहले, परसों की बात है, हफ्ते की, जब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि बगैर इस्तीफों के लॉन्ग मार्च फजूल रहेगा, तो कोई तब्दीली आई, कुछ आया, और ये तब्दीली पीपल्स पार्टी को अच्छी लगी। सीधी सीधी बात है, पीपल्स पार्टी पार्लियामानी जमहूरियत की बात करती है, हाउस में रहकर हमारी आपस की आपकी बात हो चुकी है इसके ऊपर कि कौन क्या चाहता है। हाउस में रहते हुए अदम एतमाद की तहरीक की उन्होंने बात की, जो मुस्तरद कर दी गई। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बात की, वो मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम सेनेट आपको जीत के दिखा दें, वो सेनेट जीत गए। उन्होंने कहा हम चेयरमैन का इंतखाब जीत के दिखाते हैं, वो हारे नहीं। जी जी सही, वो हारे नहीं, बी वेरी फ्रैंक, उनको हराया गया। अब वो केस कोर्ट के अंदर है, जो फैसला हुआ होगा बहरहाल, और वो फैसले की मेरे पास कुछ नज़ीरे मौजूद है कि वोट का निशान कहाँ लगे तो वैलिड होता है, तो जहाँ लगा वो वैलिड है उन फैसलों के पेश नजर। तो मुझे लगता ये है कि पीडीएम के बारे में बड़े मसीहे पड़े जा रहे हैं, बहुत से लोग खुशी से उछल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीडीएम अभी नहीं टूट नहीं रही, पीडीएम को टूटना भी नहीं चाहिए। सब टूट नहीं रही है, लेकिन बैकफुट पर तो चली गई। जैसे आपने कहा कि ये सीक्वेंस किसने तब्दील किया, आपको याद होगा 20 सितंबर को जो एपीसी हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इस्तीफों की ऑप्शन सबसे आखिरी होगी लॉन्ग मार्च के बाद। अब कौन प्रेशराइज कर रहा है, कौन पुश कर रहा है, ये बात तो सब कर रहे थे, आपने भी की थी। इंतखाबात में हिस्सा लिया, इसीलिए कराची का ज़िमनी इंतखाब और डस्का का ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं आप, इसलिए लड़ रहे हैं ना, पार्लियामेंट में जाएंगे, तफरीक लिए तो नहीं लड़ रहे आप। कराची में भी आपने मुफ्ता इस्माइल जैसे अच्छे आदमी को नॉमिनेट किया है, डस्का में आप बहुत टफ मुकाबला देने जा रहे हैं, मेरे ख्याल है जीत भी सकते हैं वहाँ पर, आप यहाँ भी जीत सकते हैं आप कराची में, मुस्लिम लीग वाले, क्योंकि वो मुस्लिम लीग वाले पीटीएम के नुमाइंदे होंगे, जो एग्रीमेंट है उसके तहत। तो फिर क्या मसला है, फिर इससे जल्दी क्यों? ये 3 दिन में क्या तब्दीली ऐसी आई, क्यों दीवार से लगाया गया एक पार्टी को पीडीएम की, कि उसने फिर स्ट्राइक बैक किया। और आसिफ जरदारी का स्ट्राइक बैक खतरनाक होता है, क्योंकि वो फिर लफ्ज चबाते नहीं है, लफ्ज घुमाते नहीं है। उनकी 2 आदतें हैं, एक तो लिफा उसमें मखमल रख के मारते हैं, या फिर बहुत पैक पे जाते हैं। कल उन्होंने कुछ बता दिया कि वो क्यों कैद रहे, किसकी कैद में रहे, कहाँ रहे, उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल चुगताई साहब, अब आपने जैसे कहा कि लास्ट मोमेंट पे या फिर आखिरी 2 से 3 दिनों में कुछ हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी कहा कि हमने तो सेनेट के इलेक्शंस को बॉयकॉट करना था, हमने इनके कहने पर, मतलब पीडीएम के मुश्तरका राय थी कि इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, वोट भी डाले। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इनके कहने पर लॉन्ग मार्च को डिले किया, अब तक लेकर आए। अब यहाँ पर अगर मामला आता है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ इस्तीफों की वजह से अगर रुकी है, पीपल्स पार्टी की वजह से रुकी है, तो फिर इसकी क्या वजह है? मतलब पीडीएम लॉन्ग मार्च तो कर सकती है, इस्तीफे बाद में दे देती, या फिर विदाउट पीपल्स पार्टी क्या पॉसिबल है कि पीडीएम चले आगे? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा मुअम्मा यही है, मैं रात भर इसकी खोज में रहा हूँ कि आखिर वक्त में क्या हो गया ये कि गन पॉइंट पे इस्तीफे मांग रहे थे आप। कैसी क्या बात हुई? क्या कोई इनकलाब आ रहा था या कोई सुनामी आ रहा था? ये हुकूमत बैक फुट पर थी बहुत बुरी तरह, अदालत में भी और जगहों पर भी। उसको कौन मौका दे रहा है फ्रंट फुट पर खेलने का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, पीपल्स पार्टी मरहलावार तब्दीली चाहती है, जो आज एक फार्मूला आया है। नवाज शरीफ साहब तसादुम चाहते हैं, लेकिन वो तसादुम नहीं चाहते, वो जो नुकसान हो जाए, चोट लग जाए। फजलुर रहमान साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं उनको उनका मुकाम कोई मिल जाए और फिर बैठ के वो आराम से चाय पिए और गपशप करें वो। तो इसी बिना पर मेरा ख्याल ये है कि ये तब्दीली गलत आई है, और इस तब्दीली की वजह से पीडीएम को नुकसान पहुंचा। जी। मैं ये नहीं कह रहा पीडीएम टूट गई है, पीडीएम को नुकसान पहुंचा है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसका जो रोब था वो कम हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान तो शायद इस बात पर भी नाराज, और उन्होंने इसका इजहार भी किया, मौलाना गफूर हैदरी जो नहीं जीत सके, कम वोट पड़े, तो उनकी मेन नाराजगी में एक नाराजगी ये भी शामिल हो गई। चुगताई साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, कल बड़ी सख्त
जुमलों का तबादला इस तरह से हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब आप वापस आएं, यहां पर आकर लड़ें, पंजाब की नुमाइंदगी करें। फिर उन्होंने गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन भी किया। जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मियां साहब आपने कैसे अवामी मसाइल हल किया, आपके दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था, मैंने किया था, NFC अवार्ड मैं लेकर आया था जिसका मुझे खुमियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए थे। ये कंपैरिजन कितना खतरनाक हो सकता है आगे चलकर PDM के लिए, जो जो मैंने कहा ना मुत्तहद होना चाहते हैं। जरदारी साहब इस तरह बात नहीं करते हैं, कोई वजह है, कुछ इसके पीछे है जो उतना अटैक पर गए हैं। और वो बड़ा बाकायदा उन्होंने सब कुछ कह दिया कि मैं आपकी जेल में रहा हूँ जी, मियां साहब आप तशरीफ लाएं, हम इस्तीफे आपको पेश करेंगे। अब ये ऐसी बात बड़ी गहरी चोट और नून लीग तो डिफेंसिव हो जाएगी इस पर डेफिनेटली। वो वापस नहीं आना चाह रहे नवाज शरीफ साहब, तो तय बात है ना कि वापस नहीं आना चाह रहे, वो ना वापस आएंगे, वो ना हुकूमत लाना चाहती है उनको। तो सर ताई साहब, अगर मियां साहब आप कह रहे हैं कि वापस ही लाना चाहती हुकूमत, और जरदारी साहब भी अब कह रहे हैं कि वापस आ जाएं, मियां साहब जो हैं, मरियम साहबा ने कल कह दिया कि जी वो तो वापस अभी नहीं आएंगे, तो फिर अगर उनकी वापसी से मशरूता इस्तीफे, तो इसका मतलब है कि ये मामला तो खास साहब लटकता है, क्योंकि मियां साहब तो वापस आने का कोई इरादा नहीं रखते। देखिए, जिस तरह गन पॉइंट पे इस्तीफे मांगे गए, उसी तरह उन्होंने जवाब भी दिया है बिल्कुल कि तुम ये नहीं कर सकते और तुम मुझसे इस्तीफे ले नहीं सकते। सिंपल सी बात। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे तो बचता क्या है? पंजाब और 2-3 सीटें और, वहां बाई इलेक्शन कितने आसान हो जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी PDM में ना हो तो PDM क्या है? देखिए सर, नून लीग बड़ी जमात है ना, जमात से मतलब मौलाना फजल रहमान की जमात बड़ी, तो वो भी तो आगे निकल सकते हैं। उसके बगैर एक सूबे की नुमाइंदगी खत्म होती है आपके पास से, पूरे सूबे की। आपकी जो नुमाइंदा हैसियत है वो खत्म होती है। पीपल्स पार्टी का जो क्राउड है वो माइनस हो जाता है। मैं आपके मैंने कहा था, पिछले हफ्ते की बात है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कमेटी कायम की कि लॉन्ग मार्च के लिए आप तैयारियां करें, और उसमें वकार मेहती हमारे पुराने वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, गालिबन 70 से चल रहे हैं वो, उनको चेयरमैन मुकर्रर किया गया। चीफ मिनिस्टर हाउस में भी काम करते हैं वो, मावन खुसूसी शायद, और उससे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, ट्रक शरक को ये वो तैयारी उसकी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद ही सामने आ कि लॉन्ग मार्च बोलते भी कर दिया गया। आप पीपल्स पार्टी से कहते हैं 1 हफ्ते में आप हमें जवाब देंगे, हम लॉन्ग मार्च 26 को करेंगे, और 26 को लॉन्ग मार्च में आइए आप वहां देखते हैं क्या करना है, हम मीटिंग करेंगे, वहां से इजलास करेंगे। बिल्कुल वो नहीं किया आपने, आप लॉन्ग मार्च ही बोलते भी कर दिया। सही। तो आपने अपना ही एजेंडा तबाह उबाला कर दिया, उसको आग लगा दी। बिल्कुल सही। और ये वो एजेंडा है जिसका तमाम जलसों जलूसों में बार बार जिक्र हुआ, नून लीग की क़यादत की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से भी, JUI की क़यादत से भी। अब चुगताई साहब, आगे क्या होगा? अब पीपल्स पार्टी कैसे डिसाइड करेगी? क्योंकि सुबकी का सामना तो पीपल्स पार्टी को भी करना पड़ेगा अगर वो बैकआउट कर जाते हैं इस तमाम चीज से, या PDM टूट जाती है इन द फ्यूचर। तो ये ना नून लीग के लिए ठीक है ना पीपल्स पार्टी, और इन दोनों जमातों के लिए नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बड़ी जमातें इस पूरे PDM में ये दोनों ही हैं। पीपल्स पार्टी अगर बैक स्टेप करती है तो उसका ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। बाकी किसी का स्टेक नहीं जी, स्टेक मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है जी, बाकी किसी का स्टेक नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 2 बड़ी पार्लिमानी पार्टियां हैं, और इस्तीफों का बर्न भी इनको उन्होंने दिए। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी इस बात पे तैयार है कि बतौर आखिरी कार्ड वो इस्तीफे इस्तेमाल करें, और जो एक फॉर्मेट बना था जिद्दोजहद का कि लॉन्ग मार्च धरने के बाद इस्तीफों पर बातचीत, उस पर अमल किया जाए। ये जो कुछ हुआ है कल, ये मेरे लिए हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज तो है ताई साहब, जैसे कि आपने कहा हैरत अंगेज है, और मेरे ख्याल में ये तो नून लीग के लिए भी कल हैरत अंगेज था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट शायद ऐसा नहीं कर रहे थे जो कि हुआ है कल। मरीम नवाज साहिबा के फेशियल एक्सप्रेशन से ये वाजे था। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर सब बात करें, आपने भी शुरू में कहा कि मरीम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि जी मेरे से बात की जाए, मियाँ नवाज शरीफ की मैं ही नुमाइंदा हूँ। तो मतलब हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर नजर आते हैं आपको, वो चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, या फिर मरीम नवाज साहिबा की ये डिसीजन है क्योंकि स्टेक सबसे ज़्यादा ऐसे लगता है कि उन्हीं के इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल है हमजा और शहबाज साहब तो नहीं चाहते इस्तीफे देना, बहुत क्लियर बात है। और ये मेरा ख्याल है शायद जरदारी साहब, बिलावल
हमजा और शहबाज शरीफ साहब इस बारे में एक पेज के ऊपर है, एक पेज देखिए। बिलावल जेल जाके मिलता है, कोर्ट जाके मिलता है शहबाज शरीफ से, जेल जाके मिलते हैं हमजा से, घर जाते हैं फिर फातिहा पढ़ने बिलावल साहब हमजा के। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से मसाइल हैं जो कि इसके बाद अब और खुलेंगे। देखिए कल के इजलास में भी हमजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, उससे पहले भी हैं, तो क्यों नहीं थे सवाल ये है। अब ये सवाल आएगा, पंजाब का प्रेसिडेंट नहीं था यार आपका, क्या क्या ऐसा मसला हो गया। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि देखिए डेमोक्रेटिक स्ट्रगल बहुत बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है, चंद दिनों की नहीं होती है, ये बरसों चलती है और बरसों लोग कुर्बानियां देते हैं इसके अंदर। इसको मतलब रातों रात तब्दीली आप लाएंगे। जी जी चुगताई साहब, आपने जहां कल इतना कुछ हुआ, एक्सप्रेशंस नोट किए गए, जेस्चर्स नोट किए गए, वॉकआउट ऑन फ्रॉम द डाइस नोट किया गया, वहीं आपने एक और चीज नोट भी करा दी। अभी वो हजम नहीं हो रहा था तो आपने एक और चीज नोट ये करा दी कि वहां पर सिर्फ मरियम नवाज थी और हमजा मान नहीं थे। ये एक नई बहस है और ये आने वाले दिनों में डेफिनेटली होगी ही। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है चुगताई साहब, पीटीआई से नौमुंतखब सेनेटर साहिबा हैं और डॉक्टर जरका पीटीआई से उनका ताल्लुक, इस पर उनका भी कमेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारी ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम आपके सेनेटर बनने के बाद बात हो रही है। जी बहुत शुक्रिया सीमल, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। जी डॉक्टर साहिबा, पीडीएम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल आपने देखा कि क्या हुआ, पीडीएम का इजलास हुआ, लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया, दरारें और कुछ बैकफुट पर नजर आ रही है पीडीएम। आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत के लिए अच्छा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात ये है कि पीडीएम तो वैसे ही एक बड़ी अननेचुरल जमातों का इत्तेहाद था। 11 जमातें जिनकी कोई कल मिल नहीं रही थी आपस में, वक्ती तौर पे, क्योंकि उनका एक ही नस्बुल था कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ना हो तो हमारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। ये चीज उनको लेके आई, लेकिन उनका ना तो रास्ता जो वो करना चाह रहे थे वो पहले दिन से एक नहीं था, पहले दिन से उनकी मुताबिकत नहीं थी कि उन्होंने क्या करना है। और अब उनका शिराजा, जिस तरह लाहौर के जलसे के बाद एक जबरदस्त शिकस्त हुई थी उनको, जो इस बात की पेश खैमा थी कि पंजाब में मरियम साहिबा का कोई वजूद नहीं है जब तक कि वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेते, और वो उन्होंने उनको नहीं लिया और लाहौर वालों ने उनके ऊपर पूरी तरह से अपनी फाइनल दे दी नतीजा। तो अब ये है कि अब आगे जाते हुए अब पीपल्स पार्टी ने भी अपना फायदा निकाल लिया, इनको इस्तेमाल किया जिस तरह ये करते थे। तो डॉक्टर साहिबा, आपके मुताबिक ये जो अलायंस था वो अननेचुरल था और उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से या फिर अपनी नाइतफाकी की वजह से ये मामला यहाँ पर अब रुका है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या गवर्नेंस का तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप लोग तो मतलब डिफेंड कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को आगे जाके कोई फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि पीडीएम की तरफ से आपको कोई खास खतरा नजर नहीं आ रहा आइंदा चंद महीनों में? देखिए जी, गवर्नमेंट का तो जाहिर है ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा हो तो गवर्नमेंट फिर उसकी तरफ फोकस करती है, जिसकी वजह से आम आदमी का जो फायदा होना होता है उसका नुकसान होता है। Exactly. गवर्नमेंट तो एक दफा आई है वो तो रहेगी। नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है उस आम आदमी का जिसके लिए फलाह बहबूद का काम करना है हुकूमत ने, और ये हुकूमत करना चाह रही है और कर रही है। यानी पनाहगाहों से लेकर भूखों को खाना खिलाने तक, हेल्थ कार्ड से लेकर दरख्त उगाने तक, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट तरजीह हमारी हुकूमत दे रही है जो कि पहले लोगों ने कभी नहीं देखी। तो ये, और हमारी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लॉन्ग टर्म चीजें देख रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म से रिजल्ट हमने देखे हैं पिछली 3 दिहाइयों में कि कोई रिजल्ट नहीं है। सो अब ये इनके लिए एक, और फिर इनको सबसे ज्यादा, इनको अवाम से क्या लेना देना, इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि हमारे ऊपर एहतसाब ना हो। अब एहतसाब के जो हालात है वो तो उसके ऊपर तो कुल्लुवल्लाह ही इंसान पढ़ ले, मगर ये है कि कुछ तो एहतसाब, लेकिन अभी आपको देखें कि इस किस्म का एहतसाब जो इनका हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो तकरीबन ना होने के बराबर भी है, लेकिन वो एहतसाब, उस एहतसाब से भी ये इतना डर रहे हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके कितने 2000 तो हर आदमी पे केसेस है, करप्शन की फाइल। लेकिन डॉक्टर साहिबा, उन केसेस का नतीजा नहीं निकल सका ना, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही चल रहे हैं। मतलब जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया जाता है, रिजल्ट तो नहीं मिल सके। जी, रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते
क्योंकि जब 30 साल से आपने सारे जो हुकूमती आपने लोग लगाए हुए हैं वो सब आपके तनख्वाहदार हैं, जी। एक नहीं 3 पुश्तों से आपके तनख्वाहदार हैं। राइट। हम किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां पर अब इलेक्शन, मैं अब क्या बोलूं, जिस डिपार्टमेंट में आप चले जाएं पीछे से मुखबरी पहले नून लीग के लोगों को होती है और बाकी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, चुगताई साहब को भी शामिल करेंगे हम गुफ्तगू में। चुगताई साहब, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर साहिबा की, वो बात कर रही थी कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम पीडीएम और उसके डिफरेंसेस या वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को इटसेल्फ बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, वो चाहे महंगाई की मद में हो, आवाम की नुमाइंदगी की मद में हो, आवाम को रिलीफ देने की मद में हो। आप इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब को बहुत मुबारकबाद, और मेरा ख्याल था कि कुछ नए आइडियाज लेकर आएंगे डॉक्टर साहबा, लेकिन पुराने बयान उन्होंने कोट कर दिया। क्यों, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मैं इस तरह की बात नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ बताऊंगा आज की खबर है सिर्फ कि हुकूमत का जो ईटी बिल का इंपोर्ट का बिल है वो कितना बढ़ गया है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये तकरीबन $5.34 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है, गंदम, चीनी, आटा वाटा सब मिला लें। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह 70 साल की खराबी नहीं है, उसकी वजह 2.5 साल की खराबी है। गलत फैसले, गंदम एक्सपोर्ट करने के गलत फैसले, चीनी एक्सपोर्ट करने के गलत फैसले, फसलों की गलत तरतीब और फसलों की सब्सिडी के मसाइल, और अभी मसाइल मौजूद हैं गंदम की सब्सिडी के पंजाब में खास तौर से, जिनमें 2000 है गंदम में सब्सिडी। साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ये तमाम मसाइल का, डेफिनेटली ये हैं। अब आपको क्या 70 साल पे छोड़ दें, 70 साल खत्म हो गए, 30 साल खत्म हो गए, आपके 3 साल अब हैं जी। इन 3 साल में आपने क्या किया वो बता दीजिएगा। 2 साल में क्या कर पाएंगे आगे, तो मतलब पास्ट टेंस को छोड़ दें। वो वाला जो उसूल था ना, हम यकीन करते थे बिल्कुल लोग कमबख्त थे, वो लोग, उन लोगों ने अब तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन एक पीरियड होता है हर चीज का, वो गुजर गया। अब प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं भाई बहुत बड़ा खतरा है महंगाई मेरे लिए। बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ताई साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि खतरा है, और हमें भी नजर आ रहा है कि इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही है। अब पीडीएम थोड़ी सी बैकफुट पर है, पीडीएम थोड़ी खामोश नजर आएगी आइंदा चंद महीनों में। आपको लगता है इसका फायदा कुछ उठा पाएगी गवर्नमेंट, या फिर यही रविश नजर आती है आपको आइंदा भी चंद महीनों में? नहीं, मुझे तो और गलतियां नजर आ रही हैं। अच्छा, मुझे और गलतियां नजर आ रही हैं। ये अब टकराव लेंगे आईनी इदारों से। आज कल मेरी बात हो रही थी फवाद साहब से और लोगों से बात हो रही थी, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट लेके जा रहे हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जाएं, बहुत मजे का है, ऐसा मजे का केस होगा वो। मैं पिछला केस पढ़ रहा था इस बारे में, तो जरा थोड़ा लोगों को पता भी चल जाएगा कि आइन क्या है, कानून क्या होता है। बहुत से लोग तो कहते हैं आइन और कानून एक ही चीज होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं। तो ये होगा, उसके बाद और टकराव होगा, इस पर 18वीं तबीम पर अटैक पर जाएंगे और फिर रिएक्शन आएगा। आप ये समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिन इंटरेस्टिंग हो सकते हैं कि ऑपोजिशन के अलावा आईनी इदारों से टक्कर भी होगी। डॉक्टर साहिबा, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चुगताई साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगी? अगले आने वाले 2-2.5 साल जो गवर्नमेंट के पास रह गए हैं, उसमें प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है कि आवाम को सुकून और रिलीफ मिल सके? देखिए जी, मुझे चुगताई साहब की बातें सुन के बहुत हंसी आ रही है, इसलिए क्योंकि क्या चुगताई साहब अभी 2 साल से पाकिस्तान आए हैं, ये पहले कहाँ थे? अगर पाकिस्तान के हालात खराब है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं है, जो 2 या 11 सियासी पार्टियां हैं, उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार पाकिस्तान की कौम है, जिसमें हम भी शामिल होते हैं। चुगताई साहब भी उसमें शामिल है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमने क्या किया आप मुझे बताइए? अगर हर इंसान, वो अल्लाह ताला सूरह रात में कहता है कि उस कौम के हालात नहीं बदल सकते जब तक कौम के दिल नहीं बदलते। इस कौम के दिल पे मैं अपने समेत कह रही हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही, पहले अपने पे कह रही हूँ कि हमारे दिलों पे कालक है, डली हुई है। हमें सच और झूठ की तफरीक नहीं है। हम जेड़ा जिते उदय नाल के साथ का मैंडेट लेके चलते हैं। हमारा अपना कोई जमीर नहीं है, हम अपने जमीर की आवाज को हमने सुला दिया हुआ है। तो ये उसी का खुमियाजा इस पर काम करना है ना डॉक्टर साहिबा। लेकिन मुझे बात कंप्लीट करने से पहले भी आपने मुझे इंटरप्ट किया था। देखिए, इस तरह है कि अब अगले 2.5 साल में क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने होगा, और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही जीतेगी और आप खुद देंगे वोट, और वो जो आपको रिजल्ट नजर आएंगे। और आज भी अगर हम सब, मैं और आप, अपने दिल की कालक को साफ करने की कोशिश करें, और मैं भी अपने आप को शीशे में देखूं, तो हम सबको नजर आएगा कि सच और झूठ क्या है और हम किसकी सपोर्ट करते हैं।
किसी भी वजह से। सो अपने ज़मीर को हमें पहचानना है। इस कौम का मुस्तकबिल जब तक नहीं बन सकता जब तक ये कौम खुद एक कौम ना बने, जो कि 9000 साल से ये कौम एक ही कौम थी। बिल्कुल सही, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना होगा। चुगताई साहब, आप एक कमेंट करना चाह रहे थे, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुस्कुरा भी रहे थे और वो कमेंट देना चाह रहे थे, वो कमेंट कंप्लीट कीजिएगा। मैं डॉक्टर ज़रक़ा का जवाब उनके अंदाज में नहीं दे पाऊंगा। मेरी तरबियत इस तरह की नहीं है। मेरी तरबियत ये नहीं है कि मेरे घर की तरबियत ये है कि ख़वातीन से गुफ्तगू करते हुए ख़ास तौर से बहुत मुहतात रहना चाहिए। ख़वातीन को पीटना भी नहीं चाहिए, ख़वातीन पर अटैक भी नहीं करना चाहिए, ख़वातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लात भी नहीं मारनी चाहिए। ये मेरी तरबियत है, मेरी मजबूरी है कि मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि ज़मीर, इस कौम का ज़मीर नहीं सोया है। ये कौम सो रही होगी, इसका ज़मीर कभी नहीं सोया। जब इसका ज़मीर जागा है तो बड़े बड़े बेज़मीर आमिर उड़ गए आसमानों में, खत्म हो गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए। तो उनको सोने दें, सो रही है कौम, हॉरर न बजाएं। अभी सोने दें, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब और डॉक्टर ज़रक़ा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और एक बात जो है, हम ओवरऑल अगर पीडीएम की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा टाइम है। अगर कुछ परफॉर्म कर सके, कुछ काम कर सके, लोगों के मसाइल हल कर सके, तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, आवाम को भी फायदा हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की, जो कि मुसलसल उसी तरह से परेशान कर रही है पूरी दुनिया को। और ख़ासकर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मज़ीद 61 अमवात हुई हैं और 2351 नए केसेस भी सामने आ चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,656 तक पहुँच गई है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद अब तक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में जितने लोग मुतासर हुए हैं वो हैं 6,12,315। एक्टिव केसेस इस वक्त 22,792 हो गए, जो कि 10,000 से नीचे आ गए थे। अब दोबारा से चूंकि रेशो बढ़ना शुरू हो गई है, केसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ 5,75,867 अफराद कोरोना से अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा बात अब तक पंजाब में हुई है। रेशो भी पंजाब की इस वक्त रिसेंटली अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा आ रही है और 5,833 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि सिंध में अगर बात की जाए तो 4,468, जबकि केपी में 2,189, इस्लामाबाद में 529 केस सामने आए। गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 202 और आज़ाद कश्मीर में 322 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना केसेस की तादाद का जिक्र करें तो इस्लामाबाद 48,938, खैबर पख्तूनख्वा 76,819, सिंध में 2,61,823, जबकि पंजाब में 1,89,362 और बलूचिस्तान में 19,247 केसेस आए हैं। और फिर आज़ाद कश्मीर में 11,161, गिलगित बल्तिस्तान में 4,965 अफराद कोरोना से अब तक मुतासिर हो चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो वैक्सीन का सिलसिला भी चल रहा है और पाकिस्तान में मजीद वैक्सीन भी आ रही है। 5 लाख मजीद वैक्सीन भी इंशाल्लाह चंद दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जिसके बाद मजीद इसमें तेज़ी भी आ सकती है। हेल्थ वर्कर्स को तो लग चुकी है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को भी लग रही है। ये प्रोसेस जारी है। तो जहाँ जहाँ पर भी मेरे ख्याल में ये बात अगर हम अवेयरनेस कैंपेन में की जा रही है कि लोगों को चाहिए कि अगर उनके पास अवेलेबल हो चुकी है वैक्सीन तो ज़रूर लगवाएं। और आप जब मैसेज करते हैं उसका रिस्पांस जो आता है, एक्चुअली आपको सेंटर नंबर भी बताया जाता है, सेंटर बताया जाता है जो मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर खोले गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब जब नेक्स्ट फेज में गवर्नमेंट जा रही है उसमें ये होने जा रहा है कि अभी 60+ वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है एंड विद इन 2 वीक्स 50 ईयर्स प्लस वालों को रजिस्टर करना शुरू कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट का जो एम है वो 18 साल तक, यानी कि 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है और ऑलमोस्ट 70 to 75% पॉपुलेशन को कवर करना है। सो वैक्सीन के अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे एंड आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन जो मेडिकली हमें देखने में मिल रहा है। लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आपने तमाम SOPs को फॉलो करना है, इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को बार बार धोना है। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन का जिक्र हो रहा है वो साइनोफार्म है, जो दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन है। इस पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है, टॉप 5 में इसका नाम आ चुका है। तो इसलिए इसके हवाले से परेशानी दूर कीजिए। SOPs को वहाँ पर फॉलो आप तो कर रहे हैं, अगर नहीं करें तो वो भी करें, लेकिन साथ साथ वैक्सीन भी आप जरूर लगवाइए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने बात की गुज़िश्ता रोज़ भी, और हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट पाकिस्तानियों की आपके सामने लेके आएँ जिससे आप भी हौसले में आएँ और आपको पाकिस्तानियों पर मज़ीद फ़ख्र भी हो। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो भी बड़ी ज़रूरी है, और वो है इकोनॉमी। जी, इकोनॉमी और पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती हैं, तो उस सेगमेंट की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक की, जो कि नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान 19 मार्च को करेगा। और इस वक्त जो शरह सूद है वो 7% पर चल रही है। पॉलिसी रेट के तयन के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास बुलाया जाएगा और फिर इस इजलास में बोर्ड मेंबरान पॉलिसी रेट पर बहस करेंगे। ताहम पॉलिसी रेट का हतमी फैसला ऑब्वियसली गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। और अभी हम लेटेस्ट अपडेट भी पढ़ रहे थे कि डॉलर जो है वो कम तरीन सतह पर जा रहा है, और जो हम देख रहे थे कि ग्राफ एकदम अप जा रहा है और रुपया डिवैल्यू होता जा रहा है। इस वक्त 156.35 पर डॉलर जो है वो पहुंच चुका है। तो डॉलर की जो रेट है वो कम हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके असरात पाकिस्तानी आवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये हर कोई अब सवाल कर रहा है। तो इस पर हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिस्ट हैं फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, खबरें तो अगर देखी जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं जी, डॉलर साल की कम 3 सतह पर आ गया, इसके अलावा रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर मामला आखिर है क्या? महंगाई क्यों नहीं कम 3 सतह पर आती, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सवाल असल यही है कि महंगाई कम क्यों नहीं होता। महंगाई के हवाले से 3 आइटम जो हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, यानी तकरीबन 70-80% आबादी जो है वो 70 से 80% आमदन जो है वो खुराक की चीज़ों के ऊपर खर्च कर देती है। तो आप देखिए कि आटे का क्या हाल है, चीनी का क्या हाल है, और बिजली का रेट, बिजली का बिल क्या आ रहा है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये हुकूमत को फोकस करनी चाहिए, और इन 3 चीज़ों की कीमत किसी न किसी तरह से कंट्रोल करनी चाहिए, नीचे लानी चाहिए। आटे की कीमत जैसे कि सभी कह रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले 35 रुपए थी, फिर 70-75 पे पहुंच गई। आपको पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख में कोई ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जहां पे 2 साल के अंदर आटे की कीमत तकरीबन 100% बढ़ गई हो। इसी तरह चीनी की कीमत जो है वो 110 रुपए किलो दोबारा से पहुंच गई है। उसमें भी पिछले 2-2.5 सालों में तकरीबन 100% इजाफा हो गया है। बिजली का बिल अगर आप अपने घर का या अपने स्टूडियो का तकरीबन 2.5 साल पहले का निकाल में 11-11.5 रुपए का 1 यूनिट पड़ रहा था, सारे टैक्सेस शामिल करने के बाद। आज वो तकरीबन 28 रुपए पे है, और कहा जा रहा है कि वो 32-33 पे पहुंचने वाला है। अब आपने पूछा कि इन्फ्लेशन के पीछे वजह क्या है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो आप बिजली की कीमत रख रहे हैं, जो आप पेट्रोल की कीमत रख रहे हैं, वो जब आप अपनी मशीनरी के अंदर डालते हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, तो महंगा प्रोडक्ट फाइनल बन के निकलता है। एक तो बात हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदार है, जो बिजली का रेट बढ़ा देती है, जो पेट्रोल का रेट बढ़ा देती है, और वो जब इनपुट कॉस्ट में जाता है तो फिर महंगाई के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी हो जाती है। दूसरा ये है कि जो सप्लाई डिमांड की मैनेजमेंट है वो हुकूमत नहीं समझ पा रही। देखिए, अभी भी वो ये कह रही है कि हम ऑर्डिनेंस निकालेंगे और ऑर्डिनेंस के जोर के ऊपर हम चीजों की कीमतें जो है वो नीचे ले आएंगे। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि हुकूमत डंडे के जोर पे किसी चीज की कीमत नीचे ले आए। इंतजामी जराए के इंतजामी मेजर्स के नतीजे में कीमत नीचे नहीं आएगी। ये आपको पॉलिसी बनानी होगी, और पॉलिसी के नतीजे में आप इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिसी बनानी होगी और उसी में इन्फ्लेशन नीचे आएगी। एक तो आपने बड़ा डिटेल बता दिया फारूक साहब कि असल वजह क्या है महंगाई की, लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस चीज पर भी मैटर करती है कि मुनाफाखोरी हो रही है, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट की रट नहीं है। अब पेट्रोल का आपने जिक्र किया तो 3 टर्म्स यानी कि 15-15 दिन से 3 मरतबा ऐसे हो चुका है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, रुपए की वैल्यू भी बेहतर हुई। उसका असर तो आना चाहिए ना सब्जी, फल, दालों में। पिछले हफ्ते की हमने रिपोर्ट देखी, जो गरीब फील कर रहा है इस वक्त रेशो वो 18% पर जा रही है, वैसे 13.65 है। तो गवर्नेंस कहां है, गवर्नमेंट की रिट कहां पर है, गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी कहां पर है कि इन चीजों को कंट्रोल करे? जी, जैसे मामला मैंने कहा कि आपने पॉलिसी बनानी। आप सोचिए कि चावल के अंदर हुकूमत किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करती, उसका रेट सेट नहीं करती। चावल की ना तो पाकिस्तान में शॉर्टेज होती है, चावल हम बेशुमार हर साल जो है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि गंदम में
हुकूमत बेतहाशा मुदाखलत करती है, उसकी सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, कोटा फिक्स करती है। इसी तरह चीनी के अंदर आप देख लीजिए, गन्ने की कीमत फिक्स करती है, चीनी की मिलों का लाइसेंस देती है, कौन चीनी बना सकता है, चीनी क्या एक्सपोर्ट की जा सकती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इंपोर्ट करने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है। तो एक तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हुकूमत कम से कम मुदाखलत करे, मार्केट फोर्सेस जो हैं, जो मार्केट की ताकतें हैं, उनके ऊपर इन्हिसार करे। जो जिस फसल के अंदर हमने देखा है हुकूमत इंटरफेयर करती है, उसकी शॉर्टेज भी हो जाती है, वहां पे हम कहते हैं कि ज्यादा है, हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसी बनाने के बाद इन बिजनेसेस की जो फोर्सेस हैं उसके अंदर मुदाखलत कम से कम करें। राइट फारूक साहब, एक और मामला आपने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई का भी मामला है, इसके अलावा पॉलिसीज हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का तरीकाकार गलत है जिसकी वजह से आम आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच पा रहा है। ये बताइएगा, ये जो शरह सूद है ये 9 महीने से 7 के ऊपर ही अभी खड़ी है, शरह सूद 7 पर बरकरार है, इसका क्या फ़ायदा पहुंच पाएगा आइंदा चंद महीनों में? क्योंकि ये तो आपको देखिए शरह सूद जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, वो तो इंडस्ट्री से काम चलता है, इंडस्ट्री तो चल रही है, उसकी वजह से कुछ हमें इकोनॉमी में फ़ायदा हो सकता है, आइंदा चंद महीनों में रिफ्लेक्ट हो सकती है ये? देखिए, शरह सूद हमारे यहाँ पॉलिसी रेट जिसको कहते हैं 8% है, इस वक्त इंडिया में 4% है, इस वक्त वो बांग्लादेश में 4.25% है। तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जिन मुल्कों के साथ हमने मुकाबला करना है, वहाँ पे शरह सूद हमसे कम है। शरह सूद जब कम होती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि वो पैसा बोरो कर सकता है बैंक से, उसकी कॉस्ट कम आती है, तो उसके नतीजे में वो बाकी दुनिया के ममालिक के साथ compete कर सकता है। और फिर बहुत बड़ा इसका एक जो फायदा है वो हुकूमत को खुद पहुंचता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान जो है उससे तकरीबन 45,000 अरब रुपया कर्जा ले रखा है। और उसके ऊपर अगर आप देखिए कि अगर 7% सूद है, जैसे कुछ अर्सा पहले 13% पर चला गया था, फिर 7 पे आ गया, तो समझे कि उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग जो है हुकूमत की वो अपनी आधी रह जाती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट के हवाले से मुझे लग रहा है ऐसा है कि फ्यूचर में IMF की तरफ से बड़ा प्रेशर रहेगा इसको मजीद बढ़ाया जाए, और उसकी वजह IMF वाले ये बताते हैं कि महंगाई है। IMF का ये कहना रहता है कि महंगाई से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1-2% ऊपर होना चाहिए, जिसको वो टेक्निकल जुबान में कहते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हमारे यहाँ महंगाई चल रही है 9-10%, तो फिर IMF हम पे प्रेशर ये डालेगा कि भैया आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 11% होना चाहिए। तो फ्यूचर जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसमें तो एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेशर है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर या स्टेट बैंक के ऊपर प्रेशर होगा कि इसको बढ़ाया जाए। फिर तकरीबन 150 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो है वो कंपनीज के ऊपर लगाने चली है हुकूमत। दोबारा से IMF ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो बढ़ाए जाएं। फिर जो बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी वो खत्म की जा रही है और उसकी कीमत भी बढ़ाई जा रही है। तो ये 3 बहुत बड़े बोझ हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के ऊपर आने वाले हैं। एक टैक्सेस के हवाले से, एक सब्सिडीज के हवाले से, और तीसरा इंटरेस्ट रेट के हवाले से। बिल्कुल आपने सही कहा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इंडस्ट्री तबाह होगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी तो इंडस्ट्री मुतासर होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री मुतासर होगी। तो इन द एंड ऑफ द डे कोई गुड न्यूज नहीं आ रही है। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम अभी भी डेफिसिट में रहेंगे। हमारा इंपोर्ट बिल जितना ऊपर जा रहा है उसका असर डेफिनेटली आम आदमी पर पड़ेगा, गरीब आवाम पर पड़ेगा। यानी कि कोई उम्मीद ना रखें फिर हम। उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आती है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें पिछले 7 महीनों में कोई 8% की ग्रोथ नजर आई है। लेकिन वो आप ये ख्याल रखिए कि वो कोरोना वायरस के दौरान जो बिल्कुल ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गई थी उसके बाद से हमें कोई 8% ग्रोथ नजर आई है। लेकिन अब जो नए इकदाम सामने आने वाले हैं जिसका अभी हमने जिक्र किया, उसका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वो 3 बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे हमारी इंडस्ट्री के। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको जरूर कैटर करेगी, वरना अगर इसको नहीं कर पाती तो आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। टैक्सेस, सब्सिडीज और इंटरेस्ट रेट और फिर IMF की रिस्ट्रिक्शंस। बहुत शुक्रिया
फ़रूख सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल हमने गुफ्तगू की कि पाक इकॉनमी इस वक्त चल रही है, जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, डॉलर रेट है, इंटरेस्ट रेट है और इसके अलावा रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से क्यों नहीं फ़ायदा पहुंच रहा, तो उसकी वजह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। लेकिन लबे लुबाब इस बात का ये था कि अभी जो पॉलिसी सेट की जाएगी नई, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, अगर उस प्रेशर को महसूस किया जाए। फिलहाल तो इट्स ऑन 7, बट लेट्स सी कि किस तरह से क्या डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी कि हम पाकिस्तानी की जो टैलेंट है उसको आगे लेके आना चाहते हैं और यही एक हमारी कोशिश है। उसी की वजह से आज भी हमने एक नौजवान को दावत दी है जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट तरीन PhD स्कॉलर बन गए। आमिर अली उनका नाम है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक में PhD कर ली है। डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड हैं और सिर्फ 25 साल के हैं, और सिर्फ 25 साल 2 महीने के हैं कि उनके पास ये डिग्री आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम क्या हाल चाल है आपके आमिर अली साहब? जी, सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। PhD की डिग्री आपने हासिल कर ली, कम उम्र तरीन पाकिस्तान के आप वो नौजवान बन गए। ये प्लान करके किया था या बस हो गया? वो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब, वो अक्सर एक शेर सुनाते होते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो जब इतनी यंग उम्र में क्या मुश्किलें पड़ गई? मुश्किलें, सबसे पहले तो मुश्किल ये देख लेंगे, एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा और फिर बड़े रिमोट एरिया से बिलोंग करता हो, जहाँ पे आज भी जो स्कूलिंग है उसका रेट अबाउट मैक्सिमम 2% है, और वहाँ से उठ के आना और फिर लाहौर जैसे शहर में गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स में बैठ के compete करना और कोशिश करना कि मैं अपना मकाम बना लूँ। तो बहुत सारे मसाइल थे इसमें, सोशल इश्यूज भी थे इसमें, इकोनॉमिकल इश्यूज भी थे, सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपने ये स्टार्ट में जब आप पढ़ाई कर रहा होता है इंसान, मैट्रिक है या FSC, उसके बाद आपने बढ़ते बढ़ते जब ये प्लान बनाया कि मैंने आगे इसी हिस्ट्री को लेके चलना है, तो PhD का प्लान पहले से सोचा हुआ था या बाद में बनाया? नहीं, जब मैं मास्टर्स में आया यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैंने एडमिशन लिया 2012 में, तो जो मकबूल अवान साहब थे मेरे एक उस्ताद, उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत फ्रैंकनेस हुई। अच्छा। इंस्पायर होना शुरू हुए। तो उन्हीं दिनों मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं, जिनके साथ मैंने अपने PhD का थीसिस किया, उनकी बुक आई विवल एंड डाइंग डेज ऑफ द राज, और HEC बेस्ट बुक का अवार्ड मिला। देन आई फेल्ट इंस्पायर्ड कि यार मुझे भी अब PhD करनी है और इंशाल्लाह मैंने और कोई काम नहीं करना। देन I was in the way to found my ultimate destination. बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त है ये। लेकिन आमिर साहब, बहुत कम है पाकिस्तान में कि लोग PhD को ऑप्ट करते हैं। 16 ईयर एजुकेशन, मैक्सिमम 18 ईयर, और उसके बाद बस कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर रिसर्च उस तरह से नहीं है? क्योंकि PhD के लिए आपको डेफिनेटली इट्स ऑल ऑन योर रिसर्च, इट्स ऑल ऑन योर थेरीज, जो भी आपने जिसके ऊपर भी काम करना है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्या वजह आप समझते हैं कि लोग नहीं आते इस तरफ ज़्यादा? आपका सवाल बड़ा वैलिड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तालीम का शोबा है या जो रिसर्च का है, जिसमें आप हायर रिसर्च की तरफ जाते हैं, हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, उसमें ये होता है कि कॉमनली जो एक हमारी फैमिली ट्रेनिंग होती है, उसमें सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये चीज़ इनकॉर्पोरेट की जाती है कि जस्ट डन विद योर मास्टर्स एंड गो फॉर कंपटीशन या जॉब या कमा के लाएं। तो एक तो ये फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर इसमें ये भी है कि इंस्पिरेशनल स्टडीज जो है ना, जिसमें आप अपने कुछ जो छोटे छोटे भगवान बना लेते हैं ना, उस्तादों को, उस्ताद भी आपके होते हैं, तो उसमें आप अपने उस्ताद को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच में आपकी वो जो आइडियलिज्म है वो कम हो गया है। तो ये भी एक इसमें रीजन है। फिर सोर्सेज का उस तरह से ना होना या प्रॉपर गाइडेंस का ना होना, ये भी एक बहुत नहीं है हर शख्स के लिए। अच्छा आमिर, आपने जो क्या जिक्र किया अपने उस्तादों का भी, आपने के बड़े ज़बरदस्त उन्होंने आपको सपोर्ट किया। आपने कहा कि थोड़े मुश्किल हालात भी थे। मैं पढ़ रहा था कि आपने साथ साथ काम भी किया है, मजदूरी भी आपने की है पढ़ाई के साथ साथ, तो कैसे मैनेज किया? जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो देयर वर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बहुत टफ कंडीशंस थी, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। देन एट दैट टाइम मैंने एक टेक्सटाइल मिल में काम किया, क्वालिटी डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद मेरा मैट्रिक जो है वो मैंने डेफिनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैंने मैट्रिक प्राइवेट किया। इंटर में भी कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी,
लेकिन इंटर में घर के काम में लग गया कि चलो घर सपोर्ट में करते रहे साथ हाँ साथ। जी। फिर मेरा पीफ स्कॉलरशिप हो गया, देन जबरदस्त। फिर राहें तो- खुलती गई। फिर आपने इतनी मेहनत की कि स्कॉलरशिप के ऊपर ही राहें खुलती गई और आपने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सफर अल्हम्दुलिल्लाह। तय कर फिर- लिया। अब आगे फ्यूचर प्लान क्या है, आगे क्या करना है? टीचिंग करनी है? जी, मैं- जो आप सीखे हैं वो आगे लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करके सिखाना है? इस कहतुर रिजाल के दौर में अच्छे उसातिज़ा का मिल जाना एक मताए हयात से कम नहीं है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ कि जिसको प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब जैसे, प्रोफेसर महबूब साहब जैसे, डॉक्टर रुखसाना इफ्तिखार या मकबूल साहब हैं, मुमताज़ साहब हैं, या प्राइमरी से PhD तक बड़े शानदार उसातिज़ा मिले जिनको मैं हमेशा आइडियलाइज करता आया। तो आइडियलिज्म का जो ऑरा है वो यही है, और अगर मैंने इसको ऑप्ट किया है तो आई विश टू बी अ गुड एकेडमिक। आगे लेकर भी आप मैं एक अच्छा उस्ताद And I बिल्कुल, hope कि आपके बिल्कुल। स्टूडेंट्स भी आपसे इंस्पिरेशन लें, आपको आइडियलाइज करें और Very आपके nice. ट्रैक पर चलें। ये एक अच्छी चीज होती है, एक रवायत होती है। आपके उस्तादों से कभी पूछिएगा, उनको भी अच्छे उस्ताद मिले बिल्कुल। होंगे, तभी वो अच्छे उस्ताद होंगे। अच्छा आमिर, जो कि आप उस्ताद भी बनना चाहते हैं और एक उस्ताद के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बताए क्लास में आकर, लेकिन साथ साथ एक बुक का जिक्र आप बताइएगा, कोई प्लान है कोई बनाने का? जी, सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुद्वारा पे मैंने काम किया था। ठीक है, मेरा इरादा है कि मैं गुरुद्वारा जन्म स्थान पे पहले किताब लिखूं और इंशाल्लाह फिर मैं अपनी PhD के जो डिसर्टेशन है उसको बुक Very फॉर्म में nice, लिखूं। very किताब भी Thank you लिखें so और much, अपनी आमिर। तालीम जो है वो आगे बढ़ाएं। बड़े बिल्कुल ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग। Thank और you इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बड़े अहम टॉपिक पर, लाहौर में कचरा है, क्यों है, इसकी वजह बताएंगे इमरान अली सुल्तान, CEO LWMC हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर लाहौर का जिक्र करें तो पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से, जनवरी 1 से लेकर अब तक एक इशू जो शहर में देखा जा रहा है वो है कूड़े करकट का। बहुत कहा जाता है कचरिस्तान बन गया लाहौर, और ऐसा हुआ भी। सड़कों पर, पोश इलाकों में आपको कूड़े के ढेर नजर आए, और अभी भी क्लीन एंड ग्लीन लाहौर के मुताबिक लाहौर साफ सुथरा नहीं है। एग्जैक्टली, और वो कब होगा? ये जो प्लान बनाए जा रहे हैं, जो 4 अरब रुपया जो इस वक्त मंजूर भी हो चुका है लाहौर बेस मैनेजमेंट के लिए, उसका कितना फ़ायदा होगा, कब होगा इसका फ़ायदा, लाहौर की सड़कें जो हैं वो कब हमें साफ नजर आएंगी, इसका जवाब हमें देंगे CEO LWMC इमरान अली सुल्तान साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त दिया। जैसे कि हमने आगाज़ में भी बात कर ली है कि लाहौर की जो सूरत हाल गुज़िश्ता मतलब दिसंबर के एंड से शुरू हो गई थी, जब हड़ताल पे गई पिछली कंपनी, उसके बाद से अब तक सिचुएशन ऐसी लग रहा है कि परेशानी का शिकार है LWMC भी, गवर्नमेंट भी। क्या वजह बनी और अब क्या आपने प्लान बनाए हुए हैं? जी, एक्चुअली ऑब्वियसली प्लानिंग तो ये शायद 2-3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि टर्किश फर्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2011 को हुआ था, 7 ईयर्स 2018 में ख़त्म होना था। तो हमें तो 1 साल पहले ही प्लान करना शुरू कर देना चाहिए था। हम इस क्योस में, क्राइसिस में क्यों चले गए? क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से अब हमें क्राइसिस मैनेजमेंट में आना पड़ा। उस वक्त अभी तो जिस तरह आपने बताया कि कुछ हमारा सिस्टम में बैकलॉग है, जो कि पिछले 1 वीक में हमने बैकलॉग को तकरीबन 80% कम कर दिया है, और हमारी अगली कोशिश ये है कि 5000 के करीब अभी भी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स पे बैकलॉग पड़ा है, जो अगले 2 दिन में हम इसे क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो बैकलॉग क्लियर करने का पॉइंट है इमरान साहब, इसके लिए बड़ी डेट्स दी गई हैं, बहुत टाइम दिया गया है। बार बार एक बात होती है कि नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लिया जाता? अगर ये काम तय है कि किसी कंपनी ने ही करना है तो हम पहले से क्यों नहीं टेंडर्स देकर वो तमाम कंपनीज को हायर कर लेते? क्या LWMC इस केपेबल है कि नया कॉन्ट्रैक्ट ना हो और लाहौर साफ सुथरा भी रहे? जी मैम, हम 2 किस्म के काम करने जा रहे हैं। वेस्ट सर्विसेज को हमने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी का मतलब है कि गली मोहल्लों में घरों से वेस्ट को उठा के लाहौर में तकरीबन 20 के करीब कलेक्शन पॉइंट्स हैं 9 टाउन्स में, वहाँ तक लेके आना। वहाँ से वो बड़े डंपर्स में लखू डेर हमारी डंपिंग साइट पे जाता है। जी। तो लखू डेर पहुँचाने के लिए हम सेकेंडरी कलेक्शन कहते हैं, जिसमें हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म्स के साथ। बिल्कुल। लेकिन प्राइमरी कलेक्शन जिसको हमने इक्विटेबल देना है, क्योंकि गरीब का शहर भी है, अमीर का शहर भी है, और हम चाहते हैं कि सबको एक जैसी सफाई की सूरत हाल मिले, तो प्राइमरी मैकेनिज्म जो है वो LWMC खुद संभाल रही है। इसके लिए जिस तरह आपने बताया कि 4 अरब के करीब हमें मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट लेने की इजाज़त मिल गई है, उसको फिर हम अपने आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यूज़ ठीक है, लेकिन अब ये जो 4 अरब रुपया है, इसकी ऑब्वियसली मंजूरी तो हो गई है, लेकिन इसके असरात जो हमें नज़र आते हैं वो आपने मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आएँ। लेकिन आप बताइएगा कि ये जो 4 अरब रुपये की मंजूरी है उसके बाद कितना टाइम लग सकेगा कि ये सारी मशीनरी भी आप खरीद लेंगे, वर्कर्स की जो तनख्वाहें हैं, बैकलॉग है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे? जी सर, इसमें हमने 2 बड़ी चीज़ें ख़रीदनी है। एक कंटेनर,
हमारे पास तकरीबन 6000 के करीब कंटेनर कम है, जिसकी वजह से आपको शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर नज़र आते हैं और ओपन डंपिंग नज़र आती है। दूसरी मशीनरी है जिसमें कॉम्पैक्टर्स आते हैं, डंपर्स आते हैं, मिनी टिपर्स होते हैं, चेन आर्म रोज होते हैं, मैकेनिकल स्वीपर्स होते हैं। ये हम तकरीबन 914 के करीब खरीदने जा रहे हैं। कंटेनर तो हमें प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में 1 महीना लगेगा, उसके बाद कंटेनर हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे एंड वी आर होपफुल के 2 मंथ्स बाद हमारी कंटेंट कैपेसिटी इन्हांस हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्पेशलाइज्ड मशीनरी है और वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जानी है, जिसको 914 डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ बनाने में थोड़ा वक्त दरकार होगा। हमारा ख्याल है कि वो मशीनरी हमारे पास 3 से 3.5 माह बाद आनी स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, एक तो मुझे ये बात समझ आई कि हम थोड़ा इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, LWMC इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, रेंटल मशीनरी पर रिलाई नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज पर रिलाई नहीं किया जाएगा, अपनी मशीनरी होगी और खुद मुख्तार हो जाएंगे हम इसको उठाने में, जो कि अभी 2 से 3 महीने मजीद लगेंगे। तो क्या लाहौरी तब तक गंदे शहर में फिरते रहें? ये सड़कों की हालात जहाँ पर कंटेनर से बाहर ओवरफ्लो कर रहा है कूड़ा, उठाया नहीं जा रहा है, कैपेसिटी नहीं है, नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया गया? ये हम काफी देर से ये सवाल गर्दिश कर रहा है मीडिया के अंदर भी, दीगर जगहों पर भी, कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाना था कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन देनी ना नहीं देनी यू कुडंट डिसाइड, बट अगर जब नहीं देनी तो फिर फर्दर प्लान भी तो करना है कि कब अगली कंपनी को हायर करना है, क्यों डिले किया जा रहा है इतना? जी मैम, अब इसकी प्लानिंग तो यकीनन 2-3 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब बीइंग CEO जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वी वर ऑलरेडी इन क्राइसिस। अब उसकी तो क्राइसिस हैंडलिंग करनी थी। जहाँ तक आपकी बात कि 2-3 माह बाद हमारी सारी मशीनरी आएगी, उसके लिए हमने इन टर्म जब तक वो मशीनरी नहीं आती तो सिस्टम को कैसे चलाना है, उसमें तकरीबन जो हमें टर्किश से मशीनरी वापस आई है वो 450 के करीब है, जिसको हम ठीक करवा के 300 के करीब मशीनरी सड़क पे लाने में कामयाब हो गए हैं। और हमने तकरीबन 2 से 4 माह का कुछ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, जिसमें 150 के करीब मशीनरी आ गई है। इस वक्त हमारे पास अगले 3 से 4 माह के लिए वो 450 के करीब मशीनरी हमारे पास है, जिसको हम लाहौर की सफाई के लिए इंटरिम टाइम पे यूज करेंगे। फिर नई मशीनरी जो ही हमारे पास आ जाएगी तो इसको हम ऑफ रोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब अच्छा एक और मामला है कि सवाल वहीं पर रह गया इमरान साहब, सॉरी अबू सर, लेकिन सवाल वहीं पर रह गया, नया कॉन्ट्रैक्ट हो क्यों नहीं सका अभी तक, और आगे भी अभी कोई आसार इस तरह से नजर नहीं आ रहा। खुद कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, खुद मुख्तारी पे रिलाई किया जाएगा। जी मैम, ठीक है, ठीक है। अब ये मामला तो हो गया, इसके अलावा ये बताइएगा कि जो अब सारा ये जो कूड़ा है उठाने के लिए एहलकार आपके पास जो अमला है वो पूरा है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, वो भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। जी, हमारे पास 3 किस्म के मुलाजमीन हैं। कुछ जब आज से 10 साल पहले LWMC वजूद में आई थी तो MCL के पुराने मुलाजमीन हमारे पास आ गए थे, कुछ LWMC ने अब खुद रखे। फिर अलबराक औसपाक ने भी बहुत से सैनिटरी वर्कर्स हायर किए थे, जिसमें मुख्तलिफ कोर्ट्स की जजमेंट के बाद वो भी हमने इंसोर्स कर लिए। तो इस वक्त 9000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हमारे पास हैं, जिसमें लाहौर की टोटल 274 यूनियन काउंसलर्स हैं। हर यूनियन काउंसिल में हमारे तकरीबन 15 से 25 के करीब सैनिटरी वर्कर्स काम करते हैं। इसमें अगर हमें आगे चल के लगा सिस्टम में कि ये लोग कम है तो यकीनन उनको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, बट हम ज़्यादा रिलाइज करना चाह रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। हम चाह रहे हैं मैकेनिकल स्वीपर्स आएँ, टेक्नोलॉजी आए, उससे बेहतर है कि एक मैकेनिकल स्वीपर बाज़ों 50 के करीब सैनिटरी वर्कर्स का काम करते हैं, ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो हम ज़रा मशीनरी पे भी ज़्यादा रिलाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, यानी कि एडवांसमेंट के ऊपर जा रहे हैं और दोबारा से उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इमरान साहब, जाते जाते ये भी कह दीजिएगा कि आपने कहा कि एक तो खुद मुख्तारी की तरफ आ रहे हैं कि हम मशीनरी बाय भी कर रहे हैं, रीयूज में भी ला रहे हैं, वो जो टर्किश छोड़कर गए थे, रेंटल भी कर रहे हैं। अभी कुछ महीने, कुछ बीच में एक टाइम फ्रेम ऐसा आया था, अब सर आपको याद होगा कि जनवरी के बाद एकदम से थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया था, बेहतर हो गया था, लेकिन तभी उस रेंटल मशीनरी का टाइम फ्रेम खत्म हो गया और फिर से लाहौर कचरिस्तान बन गया। अब दोबारा तो ऐसा नहीं होगा। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि जो 300 के करीब हमारी मशीनरी तो सिक्योर्ड है। इसके अलावा जो हमने 150 के करीब रेंटल मशीनरी ली है उसका कॉन्ट्रैक्ट 2+2 4 मंथ्स का है। इसका मतलब है 4 मंथ्स तक तो हमारे पास 450 मशीनरी हमारे पास लॉक है। ठीक है, और जीरो बैकलॉग कब तक हो जाएगा? मैम, जीरो बैकलॉग 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन फिर डेली का 5,500 वेस्ट तो आना है। कंटेनर नहीं है, जगह जगह गली कोने पे आपको थोड़े थोड़े अंबार नजर आएंगे, जिसे हम डेली की बुनियाद पे क्लियर किया करें। ठीक है, वो भी साथ साथ डेली हो रहा है और बैकलॉग भी इंशाल्लाह जल्द क्लियर हो जाएगा। ये तो सारा शॉर्ट टर्म है। अगर क्विकली अगर बता सकें कि लॉन्ग टर्म प्लान भी आप बना रहे हैं कि लाहौर में आइंदा ऐसे कभी ना हो? जी, लॉन्ग टर्म के दोस्त हैं कि जो कलेक्शन जो है वेस्ट की, वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ है जो हम अगले 3 से 4 माह में सिस्टम को डेवलप करके मशीनरी ला के इम्प्रूव कर देंगे। बट इसके अलावा जो सही, जैसे हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें 3R प्रोसेसेस का आना, जिसमें रिड्यूस है, रीयूज़ है, रिन्यू है,
मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का बनना, कंपोस्टिंग का बनना, वेस्ट टू एनर्जी का बनना, वो सफ़र ऐसा है जो मैं आगे जल्द प्लानिंग करके उसमें भी आना है। बिल्कुल सही, लेकिन दैट्स अ लॉन्ग वे अहेड इमरान साहब। अभी तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि हालात ये हैं कि हमें मेन सड़कों के ऊपर ही कूड़ा नजर आता है, तो रिसाइकिल करना, बायोमास की तरफ जाना, दैट्स अ लॉन्ग टर्म, ऑल्दो दैट्स द आइडियल पॉइंट, बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले शहर को साफ करना है। एंड गुड लक फॉर दैट। आई होप कि आपकी ये जो प्लानिंग है इस दफा एक्चुअली कामयाब होगी और लाहौरी दोबारा से सफर नहीं करेंगे। थैंक यू इमरान अली सुल्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और कभी कभी तो इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि उसको संवारने के लिए, बेहतर करने के लिए कई जतन करते हैं, खास तौर पर लड़कियां। मतलब आप सोचिए, घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, नए नए अंदाज के टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं अब, और उसके ऊपर भी हम थोड़ा तजब्जुब का शिकार भी होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं, बट हमेशा अच्छा लगने, अच्छा दिखने की आड़ में ना उस अच्छा, और कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि सिर्फ अच्छा लगना नहीं, अब किसी जैसा लगने के लिए भी आप बड़े जतन कर लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी बड़ी आम होती जा रही है, हमने देखा है कि पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड है। बहुत से लोगों ने अपने लिप्स, आइज़ और इसके अलावा नोज़ और बाकी चेंजेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जतन करते हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें एक गलती ये हो जाती है कि किसी हद तक भी चले जाते हैं और उल्टा अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। लेकिन सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी अब प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते हैं और अब जो है उसको ऑप्ट करके अपने आप को या तो बेहतर दिखना चाहते हैं या कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी मजबूरी भी हो जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मजबूरी है तो फिर तो कोई सो एग्जैक्टली। तो हम इस पर बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, फायदे क्या हैं, क्या चीज आपको फायदा पहुंचा सकती है, क्या चीज आपने बिल्कुल नहीं करानी है, आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा रेहान, प्लास्टिक सर्जन है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। यू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जिसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कॉस्मेटिक जिसमें आपको खूबसूरत दिखना है एंड यू ऑप्ट फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, और एक ज़रूरी नेसेसिटी। सो हम आज बात करने जा रहे हैं ज़रा कॉस्मेटिक साइड पर। प्लास्टिक सर्जरी असल में है क्या, क्यों लोगों के दिलों में अब इतना खौफ भी है इसको लेकर के अगर हम ये करा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोग पैशनेट होते हैं, हमने यही कराना है। प्लास्टिक सर्जरी अब तो बहुत पॉपुलर हो गई है जी, पूरी दुनिया में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान में उसका जो ट्रेंड है या उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जरी की टाइप है और इसकी बहुत वास्ट इसकी फील्ड है, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी एक पार्ट है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, हैंड सर्जरी है। मतलब आई एम हैंड सर्जन एज वेल, आई एम ट्रेंड हैंड सर्जन, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बर्न सर्जरी आ जाती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत सेफ है अगर वो सेफ हैंड्स में हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ज़रूरत की जहाँ तक बात है तो ये वाकई ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हमारा जो बॉडी इमेज है वो बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि इसकी कोई ख़ास एज होती है, यंग एज में भी बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो आते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक सर्जरी करनी है, वो कंडीशन है गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया एक मेल प्रॉब्लम है जो यंग लड़कों में भी होती है, जिसमें एक आपकी बॉडी की शेप ऐसी होती है कि वो फेमिनिन लगती है, तो उसके लिए वो चेस्ट की सर्जरी होती है, तो दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। सो दैट इज अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग, मतलब वो जो जिसकी मैं कह रही हूँ वो सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन और उसको टीजिंग की प्रॉब्लम है कि लोग उसको टीज करते हैं, बुली करते हैं, तो इसलिए मतलब अगर मैं उसकी करूंगी तो उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बिल्कुल। He'll be confident about himself और herself। ये तो मैं हमेशा से बात करती हूँ ना कि you should be okay with your body, तभी आप वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्ले करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको किसी तरह का भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर उसको करेक्ट करना चाहिए। सिमिलरली एक और इसी तरह मेल, मैं इसलिए मेल को एम्फसाइज करूँ कि खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, वो क्लीशे बन जाता है, सिर्फ ख़वातीन ही कराती हैं। नहीं, एक मेल मेरे पास आया था 2 वीक्स पहले, 24 ईयर ओल्ड, और उसकी मदर पहले तो बड़ा हेजिटेट कर रही थी कि नहीं मैं तो नहीं कराना चाहती, ये तो बड़ा वही बात कि माओं के होता है ना कि डेंजरस है, सर्जरी है। अब उसकी भी बॉडी शेप ऐसी थी कि उसके बटक का मैंने लाइपोसक्शन किया और वो बिल्कुल फीमेल की तरह, हालांकि वो बिल्कुल स्लिम पतला सा लड़का था, मगर ऑनेस्टली जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो मैंने कहा कि नहीं ये जस्टिफाई है। और मैंने उसकी मदर को कन्विंस किया, मैंने कहा आपका बेटा इतना डिप्रेस रहता है, इतना उसको लोग, उससे मुझे बताया कि मुझे लोग बुली, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुली करते हैं, एंड आई डिड हिज सर्जरी एंड ही इज फाइन। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हम
अच्छे लगने के लिए या सिर्फ कभी कभी जरूरत भी होती है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी हो रही है, आप हैंड सर्जरी भी कर रही है, इसके अलावा क्लिनिकल सर्जरीज हैं जो कि रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, हादसा हो जाते हैं उसके बाद जरूरी है, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो आपने भी हम जिस पर बात भी कर रहे हैं कि आइडिया लगाना कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं है, ये बड़ा क्रिटिकल थिन लाइन होती है। कई दफा लोग बिला जरूरत ही सिर्फ अपनी कॉस्मेटिक्स के लिए किसी से इंस्पायर होकर करवा लेते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, फिर क्या मशवरा देते हैं? देखिए, जो अच्छा प्लास्टिक सर्जन है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट भी होता है, और ये हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई हुई है एंड आई प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एज वेल। मैं दोनों जगह प्रैक्टिस करती हूँ, लाहौर में भी और इंग्लैंड में भी। तो हम पेशेंट की साइकी को समझते हैं। जब पेशेंट आता है, बात करता है, तो उससे जब हिस्ट्री ली जाती है तो हमें उसकी साइकी का पता चलता है कि इसको कोई डिप्रेशन है या इसको कोई फैमिली प्रेशर है या हस्बैंड की तरफ से प्रेशर है। तो ये सारी बातें मुझे पता चल जाती हैं क्योंकि मैं बहुत डिटेल में उनसे बात करती हूँ, तो उससे मुझे पता चल जाता है। और अच्छे सर्जन हो रहा है या फिर खुद अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। और फिर अच्छा सर्जन वो है कि जो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे, क्योंकि मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे आते हैं पेशेंट जो कहते हैं हमें ये करना है, ये करना है, और मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, आपको इसकी नहीं, इसकी जरूरत है। गाइड भी करती हैं आप? बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली आप जब तक एक्सपर्ट से काउंसलिंग ना लें तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। मैं आपको आके बोल दूं, जो एक बड़ी फेमस किस्म की सर्जरी है नाक को पतला करने वाली, और मैं आपको आके कह दूं मेरा नाक बिल्कुल पतला कर दें, तो वो नहीं हो सकेगा। वो मेरे फेस पे अगर सूट नहीं करेगा तो एक अच्छा डॉक्टर जो है मुझे कभी रिकमेंड नहीं करेगा। अब इसी में मेरा सवाल भी है, अच्छा डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? हाउ डू वी नो दैट वी आर इन द सेफ हैंड्स, स्पेशली अगर आप फेस सर्जरी की तरफ जाना चाह रहे हैं या कुछ रिकंस्ट्रक्शन आप अपनी बॉडी के लिए भी, क्योंकि बॉडी के लिए भी इक्वली ये इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि आप उसका पूरा प्रोफाइल चेक करें डॉक्टर का, उसके रिव्यूज़ देखें, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लैंड में लोग ऐसे ही रिव्यू नहीं दे देते हैं जब तक, और वो जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं। और मैं ये आपके प्रोग्राम की वजह से मैं लोगों को गाइड करूंगी कि गूगल रिव्यूज़ हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। अच्छा। और गूगल रिव्यूज़ कभी चेंज नहीं हो सकते। और वो मतलब अगर आपने किसी की क्रेडिबिलिटी चेक करनी तो उसके गूगल रिव्यूज़ पे जाएं और वो चेक करें आप। और उसके अलावा मैंने एक और तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है कि मेरे जो पेशेंट्स होते हैं मैंने उनका ग्रुप बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फेस की सर्जरी करानी है तो मैं उसको फेस के किसी ऐसे पेशेंट जिसकी सर्जरी मैंने की हुई है उसका नंबर दे देती हूँ कि आप उससे आप बात करें। ठीक है, मेरी ओपिनियन तो जो है एग्जैक्टली आप डायरेक्टली पेशेंट से बात करें जिसको ये एक्सपीरियंस हुआ है, जिसने ये सारा कुछ कराया है, तो आप उससे बात करें, वो आपको सही बताएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब रिव्यूज तो जरूरी हैं ताकि आपने जब प्रोसीजर करवाना है तो उसके लिए आपने जाना है। अब होता ये है कि हर शख्स का रिस्पांस भी डिफरेंट होता है। जब कोई सर्जरी हुई तो रिएक्शंस आ गए, आपने ये देखा है कि रिसेंटली कुछ ऐसे मसाइल हों, क्या बुनियाद होती है कि रिएक्शंस आ जाते हैं या फिर कोई अगर आप साइड इफेक्ट्स हो जाएं, ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज होती हैं? देखिए अगेन मैं यही कहूँगी कि अच्छे सर्जन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पेशेंट को एक्सप्लेन करें हर चीज़। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स में देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन हमें ये देखना है कि उसकी परसेंटेज कितनी है। अब अगर मैं एक मोल भी रिमूव करती हूँ किसी पेशेंट का तो मैं उसको बताती हूँ कि आपको स्कार होगा, आपको थोड़ा सा वूंड इन्फेक्शन का चांस है, आपको थोड़ा सा कीलॉइड जैसे वो हाइपरट्रोफिक स्कार होता है उसका चांस है। ये सब मैं बताती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बताती हूँ कि इसका रेशियो कितना है या परसेंटेज कितनी है। फिर ये पेशेंट का काम है कि वो डिसाइड करे कि आया मैं ये ले सकता हूँ। साइड इफेक्ट ज्यादा खास नहीं होते इतने के परेशानी। अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि ये डिपेंड करता है कि आप किससे करवा रहे हैं सर्जरी और कौन सा कैसी सर्जरी हो रही है, क्योंकि हर तरह का प्रोसीजर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं हो सकती। आपने सुना होगा कि लाइपोसक्शन में लोगों की डेथ्स भी हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो नॉन सर्जिकल लोगों के पास जाते हैं जिनको वुंड केयर का पता ही नहीं है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको पता ही नहीं कि उसको ट्रीट कैसे करना है। बिल्कुल, बेसिकली प्रॉब्लम पोस्ट ऑप में आती है जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि प्रोसीजर तो आपने टेक्निकली शायद सीख लिया हो, देख लिया हो, उसके बाद कैसे कैटर करना है वो बहुत मैटर करता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान, इंग्लैंड और डेवलप कंट्रीज का अगर जिक्र करें तो हर जगह की कल्चर डिफरेंट है, हर जगह के डिमांड डिफरेंट है। पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर्स कौन से हैं जो लोग आकर ऑप्ट करते हैं कि उन्हें सर्जिकली कराना है, नॉन सर्जिकल नहीं कराना, ताकि वो परमानेंट रिजल्ट्स ले सकें? देखिए थोड़ा सा स्पेक्ट्रम डिफरेंट तो होता है दोनों जगह पे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को
स्किन उनकी थिन होती है तो उनको रिंकल प्रॉब्लम और उनकी लूज स्किन जल्दी हो जाती है क्योंकि उनकी स्किन थिन होती है, फिर वो अल्ट्रावायलेट से सूरज की वजह से वहाँ मतलब उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है। जी हमारी स्किन पे रिंकल्स ज़रा कम होते हैं, मगर ये कि जनरली आई वुड से कि टमीटर ग्लाइपोसक्शन अगर बॉडी के हिसाब से आप देखें चला था लिप्स का हवाले से बड़ा चल रहा था। हाँ लिप्स तो फिर नॉन सर्जिकल में आ जाता है, वो नॉन सर्जिकल है। फिर फेस के लिए ये है कि आजकल मैं एक नई टेक्निक कर रही हूँ विच इज कॉल्ड वन स्टिच फेस लिफ्ट, और उससे ये है कि एक छोटा स्कार होता है और उससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और वो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, उसके लिए कोई जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी पॉपुलर, जो मैं इंग्लैंड में भी कर रही हूँ, इधर भी कर रही हूँ। तो और दूसरा ये कि क्योंकि मैं वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं वहाँ की टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करती हूँ। यहाँ तक कि जो स्टिचिंग के लिए सूचर्स यूज होते हैं वो भी मैं इंग्लैंड से लेकर आती हूँ क्योंकि वो समटाइम्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो आई एम वेरी मच केयरफुल कि मेरे पेशेंट्स के स्कार्स अच्छे बने और उनको मतलब कोई, यहाँ तक कि मैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि नमिंग क्रीम जो मैं यूज करती हूँ वो भी मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। यहाँ का इफेक्ट जरा कम होता है, देर में होता है। सो आई ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। फिर इलाज या फिर जो भी आप चाहते हैं सर्जरी, इतना सब कुछ बाहर से आ रहा है तो अच्छा दिखने थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। मगर सर्जन बाहर से आता है लेकिन उसके रेट्स बाहर वाले नहीं होते। वो लोकल रेट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। लोगों की अवेयरनेस के लिए इन तमाम चीजों पर बात करना बड़ा जरूरी था। मुझे भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मुझे पहले से नहीं पता थी एंड आई एम श्योर आपको भी इसका, और मुझे भी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और ये एक चीज इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डॉक्टर के हवाले से रिव्यू जरूर चेक कीजिए, और अपनी जो अगर आपने सर्जरी करवानी है तो उसको जाने से पहले एटलीस्ट आप गूगल या फिर जो भी डॉक्टर पर जाना हो आप गूगल व्यूज पे रिलाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने आज ये चीज क्लियर कर दी है। इसके साथ ही आपसे मैं इजाजत चाहूंगी, मैं और अबू ज़र इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।